उनका टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन हम एक बात बोलूं, जो सब जज को कोई लूज कमेंट करना नहीं चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। दैट इज ऑल डिफिकल्टी। हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबकी नजरें वैसे न्यूज चैनल संसद की ओर टिकाए बैठे हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ कि इमरान खान का क्या हुआ। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस समय जो असली फिल्म आपको दिखाई पड़ेगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई पड़ेगी। और शब्द थोड़ा हल्का हो सकता है फिल्म, लेकिन जो असली कहानियां हैं, ब्रेकिंग न्यूज, वो आपको सुप्रीम कोर्ट से ही दिखाई पड़ेगी, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ना रहे हो। मैं दोस्तों अभी इस वीडियो में कम से कम 4-5 कहानियां सीधे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आया हूं। आप हैरान हो जाएंगे, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर सूर्यकांत शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने बड़ी बातें कही थी कि हम जल्द से जल्द फैसला और कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और खास करके लेफ्ट लिबरल गैंग में स्थिति कहां तक पहुंच गई है, उसका आपको सिर्फ ट्रेलर शुरू में दिखा दिया। आपने जरूर ध्यान दिया होगा, टीएमसी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं कल्याण बनर्जी, क्या कह रहे हैं कि जजेस टीआरपी के लिए काम करते हैं। उनको पता नहीं कितनी बड़ी आफत मोल ली है। और मैं तो जरूर कहूंगा दोस्तों, क्योंकि कल्याण बनर्जी के इस बयान को किसी ने नहीं दिखाया, एक पीआईएल इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जरूर दाखिल किया जाना चाहिए, या फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दीजिए कमेंट के जरिए। वो कहते हैं कि जजेज जो है टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। आखिर ये बात चुभी क्यों? आखिर ममता सरकार को कौन सा झटका लग गया? कैसे बुरे दिन शुरू हो गए? आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों आप पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को और बताइए कैसा लगा। देखिए, मैं इंतजार करता हूं आपके कमेंट का। मैंने कमेंट में वैसे पिंड कर दिया है दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर मैसेज कीजिए। मेरे ग्रुप से भी जुड़ना चाहें तब भी मैसेज कीजिए, सिर्फ जय सिया राम लिख दीजिए, हम खुद ब खुद आपको जोड़ लेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मैं पहले केस की जानकारी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के। आप रिपोर्ट देख लीजिए, क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। आप याद रखिए दोस्तों, इस समय देश के कई राज्यों में 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्च की प्रक्रिया चल रही है। एक ही मकसद है, जो अवैध रूप से घुस गए उसको निकाल करके बाहर करना है। वो तो धीरे धीरे आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक मामले की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा कथित रीता मनचंदा नाम से 2 जजों की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। सुनवाई किस पे हो रही थी? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के। याचिका में कहा गया, कहां खो गए? जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द यही है भारत में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। पता है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? दोस्तों, मैं सच बताऊं, जीवन में पहली बार
इतनी पॉजिटिविटी का जुडिशियरी के लिहाज से अनुभव कर रहा हूं। आपको सारे केसेस में दिखाई पड़ेंगे, कोई नहीं बचा है। रिलायंस पर भी ठोका मुकदमा, आपको मैं अभी दिखाता हूं। पहला केस बता रहा हूं। जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही थी? याचिकाकर्ता को, क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए, हम रेड कारपेट बिछाएं उनके लिए? मामला क्या है दोस्तों, आपको बताता हूं। 5 रोहिंग्याओं को, जो मुसलमान हैं, मई महीने में दिल्ली पुलिस ने उठाया और उसके बाद सब छाती पीटने लगे, कहां गए ये रोहिंग्या, कहां गए रोहिंग्या। और इसी मुद्दे पर एक याचिका डाल करके हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कि तुरंत उसको हाजिर कीजिए। अब आप सीजेआई सूर्यकांत के कमेंट सुनिए, कोट अनकोट में। आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत का उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहां गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कारपेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जैसी मांगे करना काफी काल्पनिक बात है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं दोस्तों। पहली बार मुझे लगता है जुडिशियरी के इतिहास में इतनी बड़ी बात कही गई है कि एक व्यक्ति जो इल्लीगल तरीके से देश में घुस गया, फिर सारे चीजों पर अपना हक जताने लगता है, आपके हक को मारने लगता है, और आप कहते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाए। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? और सुनवाई के दौरान दोस्तों चीफ जस्टिस ने एक सवाल पूछा कि ये जो रोहिंग्याओं के लिए आप आए हैं, ये कौन है? ये शरणार्थी हैं या घुसपैठिए हैं? कहां है आदेश, दिखाइए जिसमें भारत सरकार ने इसको शरणार्थी बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको याद दिलाया कि शरणार्थी एक विधिक रूप से परिभाषित शब्द है और सरकार ने उनको कहां शरणार्थी का दर्जा दिया है। अगर कोई अवैध रूप से भारत में घुस गया है तब भी आप सारे कानून के जरिए उसका बचाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यदि किसी व्यक्ति को शरणार्थी का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और वो अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुआ है तो उसे यहां रुकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और जो ये आप लेकर आए हैं ना मौलिक अधिकार का कानून लेकर के, ये गलत है, ये काल्पनिक है। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही दोस्तों कि भाई बिना जांच पड़ताल के जिसके लिए आप इतना अधिकार मांगने आए वो तो देश के लिए भी खतरा है। हमारे देश में तो पहले से ही 140 करोड़ लोग हैं, करोड़ों गरीब हैं। उस पर ध्यान दें या इस पर ध्यान दें, जरा बताइए ना दोस्तों। ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, खान मार्केट गैंग है, इतनी बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, इतनी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि भाई कोई अमानवीय काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अधिकार की बात आप कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ी कहानी हो गई। इसी केस की बात बता रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख अपनाया तब जाकर के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते हैं कि ये जो केस भी आया है ना, वो कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, ये जनहित याचिका है। और अदालत ने साफ साफ कहा कि चलिए अब आपको सारी चीजें एक साथ ही करेंगे। ये जनहित याचिका पर भी सवाल उठाया गया है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, पहली बार किस तरह के जनहित याचिका, ये सही है या गलत है। अब आप सोचिए, रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट तो खत्म हो गया, अब कोई भूल चूक से भी जाएगा नहीं।
अब रोहिंग्याओं की बात हो, अवैध घुसपैठियों की बात हो, तो आप जानते हैं कौन भड़कता है। मैं तो जब सुना ना दोस्तों टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की बातें, मैं हैरान हो गया। कहने लगे आजकल जज ज्यादा बात करते हैं, पूरा एकदम मूड बिगड़ गया है टीएमसी का। मैं साफ साफ कह रहा हूं दोस्तों, ये जो सर की प्रक्रिया शुरू हुई है ना, इनके अंत की शुरुआत हो गई है। इनकी सरकार जा रही है। आप जानते हैं अभी जो सर की प्रक्रिया चल रही है, 21 लाख वोटर डेड हैं, 21 लाख जीवित ही नहीं है। और मैं इनका कल का लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, ये आप देखिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 7,66,37,529 वोटर है। फॉर्म तो 99.92% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन डिजिटाइज कितना हुआ? 97.34%। कम से कम 15-20 लाख लोग अभी भी हैं, फॉर्म ही नहीं दिया। अभी डेट है, लेकिन मान के चलिए 40-50 लाख तो ऐसे ही बिना कुछ किए ही गए। 40-50 लाख लोग आप देख लीजिएगा। तो यह है पहला केस। दूसरा केस बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ही गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की ही बेंच और जस्टिस जॉय माल्या बागची की ही बेंच थी। सूडान के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई हो रही। 2013 से भारत में रह रहा है। सोचिए कि भाई यहां शरणार्थी कार्ड जारी है, इसको भगाइए या रखा जाए इस पर। आप जानते हैं क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने? सीधे यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ा दी। सीधे यूनाइटेड नेशन की। क्या कहा जानते हैं? इन्होंने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने यहां शोरूम खोल रखा है, सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में दफ्तर था, केवल भारत की बुराई करना। मोदी सरकार को समझते समझते कई साल लग गए। बोले अरे दुकान बंद करो, भागो यहां से, खबरदार दोबारा यहां दिख गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों ने बोरिया बिस्तर समेटा, भाग के खड़े हो गए। इसी तरीके से एक और संस्था थी यूनाइटेड नेशन की, वो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का लेखा जोखा रखते थे। भारत सरकार के पैसे पे पलते थे, हमारे टैक्स के पैसे पे, हमारे आपके, हमारा खाते थे और गुण गाते थे पाकिस्तान का। मोदी सरकार को यह भी समझते काफी समय लग गया, तुरंत बोरिया बिस्तर समेटा, भगाया। अब देखिए यहां यूनाइटेड नेशन वालों ने एक शोरूम खोल रखा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं और सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि ये शरणार्थी, अरे किसने शरणार्थी बना दिया? भारत सरकार ने बनाया क्या? सूडान से अवैध रूप से आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों, हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा। लाखों लाख लोग यहां बैठ गए हैं। और मैं इसी मामले को बताऊं, इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट में था दोस्तों। श्रीलंकाई शरणार्थी था एक, और उस समय जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, मैं आपको एक लाइन पढ़ता हूं। भारत दुनिया की धर्मशाला नहीं बन सकता जहां हर तरफ से शरणार्थियों को स्वीकार किया जाए। हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। और मोदी सरकार ने एक बात बहुत स्पष्ट कर रखी है दोस्तों, कि भाई 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, भारत ने तो साइन ही नहीं किया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अवैध प्रवासियों के मानवाधिकारों से ऊपर है। हम कानून में साइन नहीं किया और हमारे यहां घुसपैठियों की भरमार हो गई है। किसको बुरा लगेगा? इंडी गठबंधन को और बंगाल सरकार को तो बहुत बुरा लग रहा होगा, आप जानते हैं। तीसरा मामला बताता हूं, इसमें भी ममता सरकार को बहुत बुरा लग रहा है। यह है दोस्तों, पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। भाई भारत सरकार ने जब वक्फ कानून बनाया दोस्तों, तो उसमें 6 महीने की तारीख थी कि आप उम्मीद पोर्टल पर जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जितनी है जो आपको लगता है, उसको आप इसमें डालिए। 6 महीने का समय दिया। इसकी धारा है 3B,
ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हम तो डाल नहीं पाए, जरा बढ़ा दीजिए। सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। उन्होंने साफ कहा कोई डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। 6 महीने की समय सीमा खत्म होने से पहले ट्रिब्यूनल के पास जाने का रास्ता खुला हुआ है। आप जाइए, यहां सारी अर्जियां आपकी खारिज की जाती है। अभी आपको मैंने दिखाया था ना दोस्तों कि 8 महीने के बाद बंगाल की ममता सरकार ने यू टर्न ले लिया। उसको लगा हम तो नहीं मानेंगे, पूरा एकदम से पूरे बंगाल में घोषणा कर दी, निश्चिंत रहो हम नहीं मानेंगे। अरे मानने से क्या होगा भाई, भारत सरकार है, संविधान चलता है यहां पे, संविधान से ही सारी चीजें तय होती है, आप थोड़ी अलग है। अचानक लगा कि अच्छा डेडलाइन नजदीक आ रही है 6 महीने की, तुरंत सबको बोला लग जाओ भैया, भिड़ जाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगी ये वक्फ संपत्ति। आप अगर पोर्टल में नहीं डालेंगे तो पूरा प्रोसेस इतना लंबा है कि अब आप किसी की संपत्ति छीन नहीं पाएंगे। पहले वक्फ को अधिकार था, जहां हाथ रख दिया वही उसकी जमीन, अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बंगाल सरकार क्यों फंस गई आप जानते हैं? कम से कम 82,000 वक्फ संपत्तियां हैं दोस्तों। देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर हैं। और उम्मीद पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए 46 अलग अलग जानकारी अपलोड करनी है। बंगाल के मुसलमानों को ममता बनर्जी की सरकार ने फंसा दिया है। अब सारे मैंने ऐसे फेर में फंसे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा। ये सर्वर छोड़िए, सारे लोग लगे हैं वक्फ संपत्ति को जल्दी से डालो, अपलोड करो, नहीं तो कहां चला जाएगा पता नहीं। और इसी मुद्दे पर दोस्तों ओवैसी की भी याचिका थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी समेत कई याचिकाएं थी जिसमें मांग की गई थी कि जो 6 महीने की डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। यह तीसरा केस दिखाया। चौथा केस सुनिए, यह तो गजब है। यहां प्रशांत भूषण लपेटे में आ गए दोस्तों। अब जानते हैं ना, बिहार समेत कई राज्यों में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर प्रक्रिया चल रही है उसकी वैधता को चुनौती दी गई। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अब जानते हैं, जब ये चर्चा चल रही थी प्रशांत भूषण ने कुछ कह दिया और वो भी चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट एकदम से भड़क गया। प्रशांत भूषण ने कहा कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को एक निरंकुश के रूप में देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तुरंत टोका, बोला संयम बरतिए, संयम बरतने के लिए कहा। आप देख लीजिए, मैं आपको जरा पढ़ता हूं। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लेकिन संतुलित तर्ज में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणियां न करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रखें। उन्होंने यह कहा, सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों तक सीमित रहेगी, न कि संस्थाओं के सामान्य आकलन तक। ये प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं ना दोस्तों, ये अपने आप को सब चीज से ऊपर समझते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, संविधान, ये छोटी चीज है, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इनको आईना दिखाया है। जितना कहा जाए उतना ही कहिए, जितना तथ्य है वही रखिए। ये जो टिप्पणी करते हैं ना, वो काम मत कीजिए। मैंने अभी आपको जो सुनाया ना, टीआरपी के लिए ये लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको एक और केस दिखा देता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है वो कहां कहां ले रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, यह भी कल का मामला है। मुकेश अंबानी की कंपनी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक सेट है दोस्तों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, उसने कोई आदेश दिया होगा, उसके खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब मैं मामला आपको नहीं बता रहा हूं, उसमें जुर्माने का प्रावधान था।
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस की याचिका को खारिज कर दिया और 30 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है। और इस केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी, उसी ने फैसला दिया है। तो अब आप खुद सोचिए, मैं तो पहली बार दोस्तों जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत व्यवस्थित तरीके से सार्थकता के साथ काम कर रहा है, फैसले सुना रहा है, और जो अनर्गल चीजें ना, जो छोटी छोटी चीजें जुड़ करके एक बहुत बड़ा रायता बन जाता है, पहाड़ बना दिया जाता है, राई का पहाड़, उसको खत्म करने का काम किया है। मैं तो सैल्यूट करता हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों। साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है। तुरंत अगर नहीं खरीदा है तो खरीदिए, पढ़िए और बताइए कैसा लगा। साथ ही अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।